बढ़िया बात बतावे खातिर आए वो इशारा जौना और कोयली ओकरा खातिर बहुत धन्यवाद। पढ़तानी हमहू किताब जिंदगी के, मिलत नइखे कौनो हिसाब जिंदगी के। पढ़तानी हमहू किताब जिंदगी के, आ मिलत नइखे कौनो हिसाब जिंदगी के। आ महंगी के ऐसन आइल बा जमाना कि लागत नइखे भाव कौनो जिंदगी के। वाह वाह भाई आपके बात हम रख ली। अब इसके साथ ही मैं वहाँ चलता हूँ जहाँ कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजरूल हक साहब का राष्ट्रीय चिंतन और वर्तमान परिस्थितियाँ, ये जो आज का विषय है ज्वलंत प्रश्न है और इसको सिद्ध करने के लिए हमारे विद्वान मंच पर बैठे हुए हैं। जेएनयू विश्वविद्यालय दिल्ली जो एक तरह से कहिए तो देश को दिशा देने का काम करता है और वहाँ से एक एक विभूतियाँ पैदा हुई हैं, निकल करके भारतीय राजनीति में आई हैं। उसी विश्वविद्यालय से आए हुए हमारे बीच में श्री जयंत कुमार जिज्ञासु जी, मैं उन्हें बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ अपने विचार में। जंगे आज़ादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले इस जरखेज धरती के सच्चे सपूत, जिन पर इस मुल्क को आरंभ से फख्र रहा है, मौलाना मजहरूल हक की स्मृति में 20वीं सदी के 8वें दशक से 21वीं सदी के इस तीसरे दशक तक अनवरत आम आवाम तक उनकी शख्सियत को, उनके कृतित्व को बड़ी ही संजीदगी और पाकीज़गी के साथ पहुंचाने के अध्यवसाय में जुटे वरिष्ठ समाजवादी नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और संप्रति बिहार विधानसभा के बहुत ही ज़हीन स्पीकर, मेरे अभिभावक स्वरूप आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी, मंचासीन आदरणीय वीरेंद्र नारायण यादव जी, प्रोफेसर लाल बाबू जी, पूर्व मंत्री इंद्रदेव जी, जिला परिषद की मौजूदा और साबिक सदर, नगर परिषद की पूर्व अध्यक्षा, मेरे मित्र और आपके छपरा यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्राध्यापक दिनेश पाल जी, इस्लामिया कॉलेज के प्राध्यापक महोदय, यहाँ मौजूद हक साहब को चाहने वाला सहृदय समाज, जिस तरह के हालात सिर्फ मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में उभरते हुए दिख रहे हैं, वैसे में अपने रोजमर्रा की जद्दोजहद से कुछ वक्त निकालकर अपने पुरखों को याद करने के मायने क्या है। सच तो यह है कि हम सिर्फ अपने पूर्वजों के यशोगान के लिए इस तरह का आयोजन नहीं किया करते, बल्कि उनके विचारों की रोशनी में अभी की जो समस्याएं हैं, जो मसाइल हैं, उनका किस तरह से प्रभावी निदान किया जा सके, इसकी भी एक चिंता इस तरह के विचार और मानस मंथन में दिखाई पड़ती। क्या हम सिर्फ कोसें मौजूदा निजाम को, या फिर कुछ हमारे जिम्मे भी पहाड़ तोड़ना है।
यह सिवान, या मैं यूं कहूं कि पूरा का पूरा सारण, चाहे वो राजेंद्र बाबू हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के शायर जमील मजहरी हैं, चाहे भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर, चाहे वो आबूनी सियासत लालू प्रसाद हैं, एक से बढ़कर एक लोग ने अलग अलग क्षेत्रों में इस देश को दिशा दी। और यह कहते हुए मुझे गुरेज नहीं कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जुलाई या 24 जुलाई 1997 तक बिहार के सियासतदानों ने, नेतृत्वकर्ताओं ने एक भी खातून को इस लायक नहीं समझा कि इस सूबे की अगुवाई कर सकें। वह भी इसी इलाके की राबड़ी देवी जी हुई और पहली और अब तक की इकलौती खातून वजीर आला इस सूबे को अगर मैसर हुआ तो उनके रूप में। और उनका योगदान यह है कि शपथ ग्रहण के 8 महीने के भीतर उन्होंने मौलाना मजहरुल हक के नाम से एक यूनिवर्सिटी कायम की, एक इदारा कायम किया। और वहां के पढ़े हुए मधुबनी के लड़के को हमने देखा कि वहां से ग्रेजुएशन के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए किया, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल किया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उर्दू से पीएचडी कर रहा है राहत जुबैन। और वहां एक सतलज हॉस्टल का वो सदर हो गया है हाल ही के दिनों। तो जिस तरह से नेहरू ने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के जरिए नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया को गति प्रदान की। पिछली दफे भी मैं आया था इस दारोगा राय कॉलेज में, रैदास जयंती, प्रोफेसर लाल बाबू जी के साथ, और कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने अपनी सारी विद्या अश्वत्थामा को नहीं दी थी, अर्जुन को दी। कोई रक्त पुत्र ही किसी की याद को संजो के रखे जरूरी नहीं। दारोगा राय जी के लिए चंद्रिका राय जी ने या विधान राय जी ने जितना नहीं किया उससे ज्यादा अवध बिहारी चौधरी जी ने उनके नाम पर कॉलेज कायम करके बड़ी शख्सियत थी, आला दर्जे की सियासत में। जिस वक्त पिछड़ों को कोई पूछता नहीं था, आज आप बिहार विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर लोहिया और मधुलिमय के बाद इसी बिहार से सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार 2 बार होने वाले भूपेंद्र नारायण मंडल जी, जिनके नाम पर विश्वविद्यालय खोला लालू प्रसाद जी ने 90 में, और उसका फाउंडिंग वाइस चांसलर बनाया जो वहां के एमपी हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी सीट छोड़ दी शरद यादव जी के लिए, रवि जी को। और आज देखिए क्या हालत है, उगाही करने वाले लोग वाइस चांसलर हो रहे। मैं नहीं बोलना चाहता चांसलर के खिलाफ कुछ भी। पूरे देश के अंदर इसी तरह के मेडियोकर लोगों को कुलपति बनाया जा रहा है। आप याद करो, आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोग कुलपति होते थे, डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे लोग होते थे, जाकिर हुसैन साहब होते थे। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, लालू प्रसाद जी के समय में जैसे भी लोग और जितनी कम तादाद में उनकी निगाह में थे, उन सबको चुन चुन के लाते थे और संस्थानों पर उसका नेतृत्व करने के लिए उनको भेजते थे। प्रोफेसर रामाश्रय यादव तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में, तारीख गवाह, रामाश्रय बाबू की उम्र दराज हो, वो रहे न रहे, लेकिन भागलपुर विश्वविद्यालय उनको कभी भुला नहीं सकता। सेशन को रेगुलराइज करने का काम किया। और हर आदमी आज परेशान है, हर बच्चा परेशान है कि हमको 5 साल तक वीरेंद्र नारायण जी ने इस सवाल को हाउस में उठाया कि सेशन लेट होने के चलते हमारे इलाके की बहुत सारी बच्चियों की बर्तवारी बगड़ जाती है। तो आज हम इसलिए भी इकट्ठा हुए हैं कि जिस राष्ट्रीय एकता का तसव्वुर मौलाना मजहरुल हक ने किया, जिस सामाजिक सद्भाव को कायम करने के लिए लालू प्रसाद जी अनवरत प्रयासरत हैं। सीतामढ़ी का दंगा आप याद कीजिए, नोअखली को याद कीजिए, जहां गांधी आजादी के जश्न में पूरा मुल्क डूबा हुआ, लेकिन वो आदमी जाता है बेखौफ
कि समाज में तकसीम कराने वाली ताकतें, चाहे हिंदू महासभा हो या उस वक्त का जो भी, ये जब तक सक्रिय है उससे ज्यादा विजिलेंट, उससे ज्यादा चौकस चौकन्ना रहने की हमको जरूरत है। शहीद हो गए, लालू प्रसाद ने परवाह नहीं की। मुझे उस वक्त की एक कमिश्नर अमिता पॉल ने वाकया साझा किया, जो दरभंगा कमिश्नर थी, पलामू में थी, पूर्णिया में थी, कि उनका टेलीफोन जब डीएम को गया तो डीएम सो रहे थे। अगर आपके शहर में दंगा भड़का हो, आप सो रहे थे। डीएम हतप्रभ की चीफ मिनिस्टर को पता है और जिला में रहने के बावजूद हमको नहीं पता। मैं समझता हूं कि तेजस्वी यादव जी में भी उसी तरह का कमिटमेंट है सेकुलरिज्म को लेकर, जो कहते हैं कि अगर चाह ले हुकूमत तो कोई दंगा भड़क नहीं सकता। एनडीए के शासनकाल में कहते थे हमको दीजिए, एक अभी केंद्र के मंत्री हैं, उनका बेटा अलवल बोले जा रहा था, ऑनलाइन 2 लाख तलवारों की खरीद फरोख्त हुई। क्या हम करना चाहते हैं इस देश के साथ? सर सैयद ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की, कहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर दुल्हन की 2 आंखें हैं, इनमें से अगर किसी एक को भी चोट पहुंचती है तो चेहरे का नूर चला जाएगा, चेहरे की रौनक चली जाएगी, दुल्हन की खूबसूरती चली जाएगी। और आप याद कीजिए लालू प्रसाद का एक भी भाषण, उनकी एक भी तकरीर, चाहे वो हाउस के अंदर हो या पब्लिक स्पीच हो, किसी भी भाषण में उन्होंने अपने श्रोता को, अपने ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया कि इनको सब कुछ पता है और ये बड़े धर्मनिरपेक्ष होंगे। कम्युनल होना, सांप्रदायिक होना सबसे आसान काम है। बचपन से एक दूसरे मजहब के खिलाफ में अपने परिवार में लोग सुनते हैं। संजीदा नागरिकों की जमात बनाना एक सियासतदान का नहीं, एक स्टेट्समैन का, बड़े पाए के राजनेता का काम है, जो नेहरू किया करते थे, जो मौलाना आजाद किया करते थे। जामा मस्जिद पर खड़े होकर उनकी वो तारीखी तकरीर याद कीजिए, हुस्न ताजमहल का तुम्हें पुकार रहा, कहां तुम छोड़ के जा रहे हो इस वतन को? ये तुम्हारा वतन है, तुम्हारी मिट्टी है, तुमको यहीं रहना है। और जो लोग यहाँ रह गए उनके पास तो विकल्प था पाकिस्तान चले जाने का, लेकिन आज जो लोग नफरत की बयार बहा रहे हैं वो कहां जाते हैं? इसलिए उनका योगदान इस धरती के प्रति ज्यादा है, उनकी मोहब्बत ज्यादा है जो यहां रह गए। उनके साथ बिरादराना राब्ता अगर हमारा कायम नहीं रह पाता और सियासत अगर नफरत में हमको झोंकती तो आपका, हमारा, सबका काम है, प्रोफेसर्स का भी काम है। आज विश्वविद्यालय में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो व्याख्यान दिए जा रहे हैं, उनका समाज पर कोई असर नहीं। समाज में क्या बोया जा रहा है इससे उनको मतलब नहीं। इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई। और मैं बहुत मुतमईन हूं कि अवध बिहारी चौधरी जी अभी जो भी नई जिम्मेदारी इनकी है, उस सीमा में रहते हुए भी इन्होंने अपने पुराने कामों को नहीं बिसराया है, उसको निरंतरता में जारी रखा है और इसी सब से कुछ नए कारवां बन सकेंगे। मजहरूल हक के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई गई, तो किस तरह की शख्सियत के मालिक, वाहिद शख्स। और जो जमील मजहरी थे, आज भी मुझे उनका एक शेर याद आता है कि जमील इस दिल की बात सुनी मैंने, हजारों नगमे तड़प रहे हैं, जिसे सुनाने की थी तमन्ना उसी ने अब तक सुना नहीं। हमको लौटना होगा अपने घर की तरफ। नोअख अली पर काम किया बिपिन चंद्रा के लास्ट पीएचडी स्कॉलर हैं प्रोफेसर राकेश भट्टया जेएनयू में, और आजकल वो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के टीचर हैं, मेरे गाइड भी। नयन तारा सहगल ने नेहरू को याद करते हुए कई पुराने लोगों से उनके संस्मरण लिखवाए। उसमें नेहरू द होम मेकर, जिसको आप कहते हैं घर की महिलाओं को आजकल कहा जाता है होम मेकर, घर बनाने वाला, तो उसमें उनको कहते हैं, और आज के हालात से आप रिलेट कर पाएंगे इसको, कि घर जटिल रिश्तों की बनावट है जो दोस्त, परिवार व परिजन को एक साथ बांधे रखता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इंसान सामान्यतः बाहरी खतरे और आंतरिक अनिश्चितताओं से सुरक्षित रहता है। तथापि घर बनाना और कभी कभी उसे खुद घर से बचाना
एक कठिन और संतापी कार्य। वो कहते हैं ना कि दिल के फकोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज मुल्क का बादशाह, थिएट्रिक्स का मालिक, और अब तो कोई लिहाज भी बाकी नहीं रहा। एक यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। इस देश में पद यात्राओं का भी एक इतिहास है। लोग घूमते थे, बौद्ध भिक्षु वगैरह जाते थे लोगों के बीच चेतना के प्रसार में। कबीर मठ पर यही काम होता था एक जमाने में, भूखे को भोजन नंगे को चीर, चेतना बांटे सत्य कबीर। और वो यात्रा में कैसे खलल पैदा किया जाए, तो आजकल मास्क लेके वो पार्लियामेंट में घूम रहे। तो हमको इस बात को याद रखना पड़ेगा। इसी दरभंगा के पुरखे थे, दुनिया में उर्दू अदब में जिनका नाम है परवीन शाकिर का। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई, भाषा विज्ञान और साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स किया, और पाकिस्तान की जो सिविल सर्विस है उसमें टॉप किया। लेकिन उस वक्त जो सैन्य तानाशाह था, उसने एक नियम बनाया हुआ था कि जो अनमैरिड खातून है या फिर जो तलाकशुदा है, उसको फॉरेन सर्विस नहीं अलॉट किया जाएगा। तो वो दूसरा जो प्रेफरेंस था उनका एक्साइज वाला, वो उनको मिला। उनका एक शेर है कि मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये झूठों की हुकूमत चल रही है। लेकिन आप यकीन जानिए कि गांधी कोई बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे। उनकी सदाकत बोलती थी, उनकी सच्चाई का असर आम आवाम पर होता था। और जो कहा कि सदाकत आश्रम के लिए 10 बीघे के आसपास जमीन दान कर दी, और जिसमें कांग्रेस का दफ्तर चला, जहां से मैगजीन निकला करता है, यहाँ के घर में भी उन्होंने मदरसे खोले, मिडिल स्कूल कायम किया। सेकुलर दिमाग के, जहन के आदमी कहते हैं कि जो लोग हड़बड़ी में सियासत नहीं करता है, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। यही काम मौलाना ने किया, यही काम अली बिरादरान ने किया, जो गए थे शामिल होने गोलमेज में और कहा कि बगैर आजादी का परवाना लिए हमारा जिंदा बदन अपने मुल्क नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों ने आपको गिनाया कि जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान नारा दिया, यूसुफ मेहर अली ने, समाजवादियों का ये योगदान। और आज आप देखेंगे कि नोटबंदी करके दूसरे दलों की रीढ़ कैसे तोड़ी जा सके। जमहूरियत का भी मैनेजमेंट चल रहा है, लोकतंत्र का भी प्रबंधन, और कुछ नमूने आपके बीच घूम रहे हैं। पता नहीं किस तरह का स्वराज लाने की बात कर रहे हैं। सबको पता किनके लिए काम कर रहे हैं, किनको जाके आपका डेटा जाके बेच देंगे, किनको लाया इन्होंने, और फब्तियां कस रहे हैं कि 9वीं पास। मार्क ट्वेन एक बड़े साहित्यकार है, उन्होंने कहा, आई नेवर लेट माई स्कूल्स एंड कॉलेजेस इंटरफेयर विद माई एजुकेशन। हमने कभी अपने विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अपनी शिक्षा दीक्षा के साथ हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया। कबीर का मुल्क है। अरे तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। कबीर को पुरुषोत्तम अग्रवाल पीएचडी कराते हैं, कबीर उनके रिसर्च स्कॉलर थे क्या? जो कह गया वो हुस्ने बयां बन गया। तो अनुभवों की सच्चाई की भी अपनी एक एजेंसी होती है। हमेशा विश्वविद्यालयों की चहारदीवारियों में ही ज्ञान का उत्पादन और ज्ञान का प्रसार सीमित नहीं रहा करता। हमको याद है एक इंटरव्यू शरद यादव जी का, उनको कहा कि भाई आपने एक बड़ी छोटी सी पार्टी बनाई है और उम्र में इतने छोटे, कभी जिनके आप नेता हुआ करते थे उनके पुत्र की अगुवाई में आप कैसे काम करेंगे?
तो शरद जी का बड़ा ही मार्के का जवाब था, बड़ा विटी और बड़ा स्पॉन्टेनिटी वाला। कह रहे विवेकानंद की कितनी उम्र थी, गया अमेरिका शिकागो, भाषण करके आए। तो जो पहली तकरीर हुई तेजस्वी जी की बतौर नेता प्रतिपक्ष, एक से बढ़कर एक लोग बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष में, उसने देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा कि कैसे करीने और सलीके से और मर्यादा और गरिमा में रहकर अपनी बात पुख्ता तरीके से की जा सकती। उनकी शिक्षा पर आप सवाल उठाती। तो देश में आज इसी तरह का हालात, और उसी कड़ी में के कामराज को याद करना चाहता हूं, जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो ओल्डेस्ट पार्टी है कम्युनिज्म के प्रसार के लिहाज से भारत में। मैं जब वहां काम कर रहा था तो मैंने सवाल उठाया कि अरे भाई, आप ऑल पार्टी मीटिंग में डी राजा को भेजते हो, राज्यसभा में वो बोलते, लेकिन आपको उनके अंदर किसी उस तरह के अपेक्षित विवेक का दर्शन नहीं हो पा रहा है कि वो आपकी पार्टी की अगुवाई कर सके। और 1-2 साल के बाद उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। डी राजा कहते थे कि अगर के कामराज ने मिड डे मील स्कीम नहीं लाया होता तमिलनाडु में, तो मेरी माँ मेरे बाप के पास तो वो आर्थिक हैसियत थी नहीं कि मुझे स्कूल भेज पाते। स्कूल जाते थे, बेफिक्र रहते थे मेरे माँ बाप, और उसी वजह से मैं पढ़ पाया। के कामराज कौन से पीएचडी किए हुए थे, उनकी तो ठीक से स्कूली शिक्षा नहीं हुई। राबड़ी जी की शिक्षा दीक्षा पर लोग सवाल उठाते हैं। मीसा जी से एक रोज हमारी बात हो रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। उन्होंने कहा कि मेरी माँ तो ये कहती है कि जहां वो पैदा हुई वहां तो प्राइमरी के बाद कोई स्कूल का सिस्टम ही नहीं था, तो महिलाएं क्या वहां के तो लड़के भी नहीं पढ़ पाते थे 5वीं के आगे। ये सिस्टम और सरकार का दोष था उस वक्त की हुकूमत का, या मेरी माँ का, या मेरी माँ जैसी बाकी महिलाओं का। और इसलिए जब वो मुख्यमंत्री हुई तो हर कमिश्नरी में बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज की लड़कियों के लिए एक आवासीय विद्यालय खोला। और पिछली सरकार में महागठबंधन की जब तेजस्वी जी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री थे, जो अभी अनीता चौधरी जी हैं, तो वो सब जगह जाते थे और देखते थे पर्याप्त किताबें हैं कि नहीं, अंग्रेजी माध्यम की किताबें हैं कि नहीं। तो इसलिए 2 बातें मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि डेवलपमेंट के काम को आप अलग रख कर देखें और सेकुलरिज्म के काम को अलग। दोनों एक दूसरे के एंटीथेसिस नहीं है। चाहे सोशल जस्टिस हो, सेकुलरिज्म हो, दोनों को एक साथ कैसे चलाया जा सकता है, इसका एक खूबसूरत मॉडल लालू प्रसाद ने पेश किया। कर्पूरी जी ने कोशिश की, नहीं चलने दी, दंगा भड़क गया जमशेदपुर में। आज जो आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में बुला के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने की एक रिवायत की शुरुआत, ये दरअसल कर्पूरी जी के जमाने से होता था। गांधी मैदान में बुलाए, इंजीनियर को बांटा, लेकिन 17,000 वैकेंसी सिर्फ सिंचाई विभाग में लेकर आए थे। उनकी सरकार गिरा दी गई, और गिराई किनको आगे करके, रामसुंदर दास जी को आगे करके। तो आप जब तक आप जमात जिसको कहते हैं उसमें नहीं बंधेंगे, तो जाति के सहारे जो ठीक कह रहे थे अम्बेडकर को कोट करते हुए, कोई काम नहीं किया जा सकता है। और इसलिए आज की तारीख में हमारे सामने कहीं ज्यादा चुनौतियां हैं कि हम किस तरह से अपने पूर्वजों की लड़ाई को थोड़ा और आगे लेके जाएं। पूरे बिहार में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सारे मुख्यमंत्रियों ने मिलकर भी जितने विश्वविद्यालय नहीं खोले, उतने अकेले लालू प्रसाद ने 6 यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। आप विजन की बात करें, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, सिद्धू कान्हो मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, और राबड़ी जी ने मौलाना बजरुल हक यूनिवर्सिटी खोला। तो जब भी मौका मिलता है काम करने का, तो कुछ विघ्न डालने वाले लोग होते हैं। हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान है वीरेंद्र नारायण जी, ये अगर राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक न हुए होते तो भिखारी ठाकुर का जो विपुल साहित्य है वो आपको एक जगह नहीं मिलता। इसलिए एक एमएलसी के रूप में इनके प्रति मेरे मन में जो अदब और एहतराम का भाव है, उससे ज्यादा निदेशक के रूप में जो इनका काम है वो अमर कर दिया इनको। तो चुन चुन के लाते थे लालू प्रसाद जी।
आपके पहले कुलपति कौन थे जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी के? लोग उन पर जाति का आरोप लगाते। ए टू जेड कोई आज की बात है? 22 में 11 दलितों को मंत्री बनाया था 95 जो जीत के आए थे। 12 में 8 अकलियत के लोगों को, कुशवाहा समाज के लोगों को, 2 आदिवासी जीते, दोनों को मंत्री बनाया। 28 अगड़ी जाति के जीते थे, उसमें 18 को मंत्री बनाया। फिर भी वो जातिवादी है। एक जर्मन फिलोसफर हुए, उन्होंने एक किताब लिखी एस्थेटिक्स ऑफ अगली, कुरूप का सौंदर्य शास्त्र, और उसमें उन्होंने कहा कि ब्यूटी इज ओनली स्कीम डीप बट अगली गोज क्लीन टू द मैरो। और मैनेजर पांडे जब बोल रहे थे, इसी इलाके के, गुजर गए हाल ही में, तो उन्होंने कहा कि likewise every ideology is only skin deep and casteism goes clear to the marrow। हर विचारधारा सिर्फ आपके बाहरी चमड़े को छू रहा है, लेकिन हड्डियों तक जातिवाद घुसा हुआ है। वामपंथ हो, दक्षिण पंथ हो, अलग अलग तरह की वैचारिकी, तो इससे निजात पाना हमारी चुनौती है। और जो जातिवादी होगा वो शर्तिया सांप्रदायिक भी होगा, हो ही नहीं सकता कि वो कास्ट प्रैक्टिस करे, उसको रीइंफोर्स करे कास्ट सिस्टम को, वर्ण व्यवस्था को, और वो कमनल ना हो। दोनों जुड़वा भाई भाई हैं। तो इस तरह से मजहरूल साहब को याद करने के जो निहितार्थ हैं, मैं समझता हूं कि वो अपने में कामयाब हो। जब मंच पर अवध बिहारी जी महिलाओं की नुमाइंदगी हर हाल में सुनिश्चित करते हैं और उनको पहली सफ में बिठाते हैं। डॉक्टर लोहिया ने जो सप्त क्रांति का सूत्रपात किया, और जब लोहिया को यह मुल्क सुनने के लिए तैयार हुआ तो लोहिया चल बसे। 10 साल और जीते तो 77 की तस्वीर कुछ और होती। शायद यह मोह भंग जो आजादी के बाद मोह भंग का पहला एपिसोड कहा जाना चाहिए। आए थे कृपलानी जब प्रकाश जी से मिलने, तो जेपी ने उनको कहा कि आप क्यों आते हैं यहाँ? अरे इन बदमाशों के चक्कर में आप मत पड़िए, बहुत गलत लोग सत्ता में आ गए हैं, कोई किसी को अपने से बड़ा नेता मानने को तैयार नहीं। और वो व्यवस्था परिवर्तन और संपूर्ण क्रांति वो सब सपना रह गया। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसका कोई हासिल नहीं था। उसी आंदोलन से निकले लालू प्रसाद, उसी आंदोलन से निकले शरद यादव, उस आंदोलन ने मुलायम सिंह को एक और बड़ी शख्सियत प्रदान की, और पिछड़ों का, दलितों का जो एक गठजोड़ बना, तो उसका रिफ्लेक्शन आप आज तक देखते हैं। कोई आपकी अनदेखी नहीं कर सकता। एक रोज मैं पूछ रहा था यूं बैठकर सब पास में वीरेंद्र बाबू के, कि सर ये सोशल जस्टिस की लड़ाई जो आप देख रहे हैं, जब से हमारी पीढ़ी विश्वविद्यालयों में दाखिल हुई है सीट कट के जरिए, हमको वहां से उठा कर फेंक देना चाहते। जब से मंडल कमीशन आया, ये एलपीजी आ गया, उसके साथ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नौकरियां इन क्षेत्रों में चली गई। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि चाहे जितना निजीकरण हो जाए, चाहे जितना इस तरह की आवाजों को दबाने की कोशिश हो, लेकिन एक बार जो ये कारवां आगे बढ़ गया, इसको पीछे वापस खींचना किसी भी तरह के पुनरुत्थानवादी ताकत के बूते की बात नहीं। इसलिए जो इस्लाम में कहते हैं कि नाउम्मीदी कुफ्र है, नाउम्मीद होना अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो हम सब लोग आशान्वित हैं, इस मौजूदा हुकूमत का भी मुकाबला करेंगे, और किया जा रहा है। 2019 के नतीजे बहुत डिजास्टर, बहुत मॉन्स्ट्रस हुए, लेकिन लालू प्रसाद जी का एक इंटरव्यू छपा, नलिन वर्मा इस इलाके में हिंदुस्तान टाइम्स में थे, उनकी जीवनी लिखी। और फिर चंदा जी ने, जो लालू जी की तीसरी बेटी है, उन्होंने कहा कि जयंत आप इसका हिंदी अनुवाद कर दो ताकि ज्यादा लोग इसको पढ़ पाएं। आप सोचिए कि आदमी नैराश्य की मनस्थिति में है, लेकिन बैठ के उसको कर रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि लोहिया की वैचारिकी समाप्त हो गई, फूले अम्बेडकर अप्रासंगिक हो गए हैं इस चुनाव परिणाम के चलते,
वो लोग दरअसल भ्रम में हैं। एक दो चुनाव नतीजे आम चुनाव के इस देश के ताने बाने को नहीं तोड़ पाएंगे। हम लोग बिखरे हुए थे कई जगह, उसका फायदा इनको मिला और इन्होंने टीवी के सहारे, अखबारों के सहारे लोगों को भ्रम में डाला। राष्ट्रीय एकता का, अखंडता का हवाला देकर कुछ उधर सीमा पर जाके कुछ हरकतें की कराई और लोग बह गए भावना के प्रवाह में। लेकिन यकीन मानिए कि विपक्षी दल अगर अपनी खो से निकलकर जनता से सीधे संवाद करने लगेंगे, इसको हम फिर दोबारा धूल चटा सकते हैं। तो लोहिया ने अपनी सप्त क्रांति का जो पहला सूत्र पकड़ा वो नर नारी समता। अक्सर कहते थे कि इस देश की माएं गुलाम हैं, परिवार के छोटे से छोटे फैसले में उनकी कोई राय नहीं ली जाती और जब तक मां का माथा, मां का चेहरा मलिन है, उदास है, इस देश के लोगों के चेहरे की उदासी नहीं दूर हो पाएगी। इसलिए उन्होंने ग्वालियर की रानी विजया राजे सिंधिया के खिलाफ मेहतरानी सुक्खो रानी को लड़ाया। भले चुनाव हार गई, लेकिन एक विमर्श पूरे देश में खड़ा हुआ और उसी विमर्श का विस्तार है कोटे में, कोटे की पैरोकारी महिला आरक्षण में, जो लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह जी और शरद जी लड़ते रहे और इन तीनों को खलनायक बना के अपने ही समाज में पेश किया गया कि ये लोग महिला आरक्षण के विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं। शरद जी ने कहा कि हम सुकरात की तरह जहर पी लेंगे लेकिन मौजूदा स्वरूप इसको लागू नहीं होने देंगे। लालू प्रसाद जी ने कहा कि अरे इसमें कलावती लीलावती कहाँ है, हम तो खोज रहे हैं इसमें सकीना अंसारी कहाँ है। महिलाएं क्या एक ही होमोजेनस कैटेगरी है? अरे तुम जब चमड़ा बुलाते हो तो चमैया बुला के भी हमारी माओ को जलील करते हो, कुम्हड़ा बुलाते हो कुमैया भी बोलते हो, गुअरवा बोलते हो गुएनिया भी बोलते हो, तेलिया बोलते हो तेलिनिया भी बोलते हो। तो क्या फर्क पड़ता है कि वहां सुषमा स्वराज रहें या फिर कोई शैलेंद्र त्रिवेदी रहे? हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हमारे नेता तो एसएम जोशी हुआ करते थे, हमारे नेता तो किशन पटनायक होते थे, हमारे नेता मधु लीमय होते थे, हमारे नेता राजनारायण होते थे और राजनारायण ने जमीन दान किया, बहुत भूमिहीनों को बसाया। लेकिन लोहिया एक बात कहते थे कि राजनारायण बुद्धिहीन कर्म है और मधुलिंग कर्महीन बुद्धि है कि जब तक बुद्धि और कर्म का समन्वय न होगा तो हम बहुत आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत खुशी होती है कि आप नई पीढ़ी को भी सुनते हैं, पुरानी पीढ़ी के अनुभवों का भी एहतराम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा सूत्र जो डॉक्टर लोहिया का था कि चमड़ी के रंग पर रची राजकीय आर्थिक असमानता के खिलाफ क्रांति हो, जो काले गोरे का भेद है दुनिया के अंदर। तीसरी बात कहते थे कि संस्कारगत, इस पर गौर कीजिएगा, संस्कार वो संस्कार नहीं, संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए क्रांति। चौथी बात कि पर्दे की गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता और विश्व राज के लिए क्रांति। वो विश्व लोक राज की बात करते थे जहां पासपोर्ट विहीन दुनिया हो, जहां किसी कोने में जाने से किसी को रोका ना जा सके, जो गांधी अपने आप को विश्व नागरिक के रूप में सामने रखते थे, जिसकी कल्पना टैगोर ने की थी कि कोई संकीर्ण राष्ट्रीय दीवार इंसानियत के आड़े नहीं आए, एक दूसरे की संस्कृतियों का आदान प्रदान हमारे आसपास होता रहे। जो गांधी कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के झरोखों को बंद कर दिया जाए, मेरे घर को चार दीवारियों में कैद कर दिया जाए, मैं चाहता हूं कि हर देश की संस्कृति के बयार मेरे घर के आसपास बहें। हाँ, मैं नहीं चाहता कि उन झोंकों से मेरे अपने ही पैर उखड़ जाएं, तो हमारी अपनी पहचान भी कायम रहे, हम एक दूसरे की संस्कृतियों की अच्छी बातों को भी आत्मसात करें। और पांचवी बात सप्त क्रांति की, निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति। किसानों की चिंता यहाँ पर। और निजी पूंजी से मतलब है कि दो लोग बेच रहे, दो लोग खरीद रहे, जो इस देश में अभी हो रहा है।
कि उस वक्त उन्होंने देख लिया क्या होने वाला है। वतन की फिक्र करना ना, मुसीबत आने वाली है। और किस तरह से कर कोरोना में इतने लोग मारे गए, और उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आप देख लीजिए, जैसे लग रहा है कि सब कुछ सामान्य हो गया है। हम आसपास की जिंदगियों को भी देखें। एक वक्त त्राहिमाम करने वाला समाज एक विशुद्ध नफरती आदमी को दोबारा सत्ता में वापस लाता है, मेजॉरिटी की ताकत से। क्या कहा इकबाल ने, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। पान वाले के वोट की कीमत भी उतनी ही जितनी द्रौपदी मुर्मू के वोट की। और आप ये नहीं कर सकते कि बहुत प्रबुद्ध लोग जो हैं उनके पास बहुत विवेक होता है। एक बिल्कुल अशिक्षित व्यक्ति बहुत ही बुद्धि के साथ, बहुत मर्यादा के साथ आचरण कर सकता है समाज में, और करते हैं लोग। उनको पता है का बरखा जब कृषि सुखाना, वो मांग करता है खाद समय पर पहुंचे, सिंचाई का समुचित प्रबंध हो। ये तो मौसम विज्ञान बाद में जाके विकसित हुआ। तो यह देश दरअसल इसी तरह की बातों से बढ़ा है। छोटी छोटी बातों से समाज नहीं बना करता। चंद्रशेखर ने हाउस में कहा एक बार कि नेशन इज नॉट रन बाय बैलेट और बुलेट, इट इज रन बाय द विल पावर ऑफ द पीपल। उस जनता की ताकत को हम अगर जागृत कर सकें, हम उसके अंदर अगर यह चेतना और भरोसा पैदा कर सकें कि मुल्क तुम्हारा है, तुम इस मुल्क के लिए मायने रखते हो, तभी देश चलता है। बैलेट के सहारे भी देश बहुत आगे नहीं जाता। ईवीएम की तो लूट हो ही रही है। तो इन सब चुनौतियों पर इकट्ठा और साझा तरीके से समग्रता में विचार करते हुए जब हम कुछ कर पाने की स्थिति में हों, एक दो दिन की लड़ाई नहीं, और 70 साल 75 साल बहुत छोटी मियाद होती है सभ्यता की तारीख में। हजारों साल की दुनिया है। लेकिन चिंता इसलिए हो रही है कि 75 साल में भी हमने इतने लाइलाज रोग इकट्ठे पाल लिए हैं। हमारा जिस्म बाहर से तो बुलंद लग रहा है, लेकिन जमहूरियत की रूह नासाज हो चुकी है। उसकी तीमारदारी की बड़ी जरूरत है। इस तरह के समाज का सपना नहीं देखा था लोगों ने। और जब हम ये कहते हैं कि लोहिया आज भी प्रासंगिक हैं, जब वो कहते हैं कि निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और जमहूरी पद्धति के लिए क्रांति हो, डेमोक्रेसी की हिमायत में वो खड़े नजर आ रहे हैं। और सातवीं और आखिरी बात शब्द क्रांति की, अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति हो। तो जब निजी जीवन में हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, तो उनका आशय यह भी है, उस जमाने में लोहिया इतने प्रगतिशील नजर आते थे कि मंच पर अपनी महिला मित्र रमा मित्रा को साथ रख सकते थे। आज तो कानाफूसी शुरू हो जाएगी। किसी महिला की राजनीति में अगर छलांग उरूज पर हो, हम उनका चरित्र हनन करते हैं। एक समय में जो लोक नृत्य था, कौन लोग करते थे? लौंडा नाच, विदेशिया, बेटी बेचड़ा, ये सारे करने वाले लोग किस समाज से आते थे? उन पर क्या पंक्तियां कसी जाती थी? आज भी अगर हम उसी तरह की तंगजानी के साथ बड़े प्रश्नों पर विचार करेंगे, तो ये सही मायने में खिराज तहसीन, खिराज अकीदत नहीं होगी मौलाना मौजूदी को। हम चाहते हैं कि इस देश से जिस तरह का डिस्कोर्स निकलता था और दुनिया सुनती थी, चाहे पंचशील का सिद्धांत हो, चाहे कुछ निरपेक्ष की नीति, आज तो हमने विदेश नीति को भी एक महानुभाव के ठीक ठाक फोटो और आगे चलते हुए दिख जाने की मुद्रा और भाव भंगिमा से मापने लगे हैं। तो इस देश की अस्मिता का क्या होगा? इस देश की खुददारी का क्या होगा? और जो लोग संस्कृति की बात करते हैं, अभी एक फिल्म आई है, उस पर हंगामा है, उसके गीत पर, और ये गीत लिखने वाले लोगों के प्रति भी बहुत सहानुभूति नहीं है। ये क्या लिख रहे हैं
क्या अभिनीत हो रहा है, इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो अपने शुद्धता का परिचय दे रहे हैं, बल्कि वो जमाना दिलीप साहब का, अशोक कुमार का, राजेंद्र कुमार का। आप याद कीजिए वो देवानंद को, रोमानियत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्या सलीका। वैजंती माला, वहीदा रहमान, सुरैया, नूरजहां, माला सिन्हा, नूतन, मधुबाला, क्या कोई मिसाल है आज भी इनकी? उन गानों की जो साहिर लिखते थे कि नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा, हमको जिस्म के अदवार परखते होंगे, अपनी जिल्लत की कसम, आपकी अजमत की कसम, हमको तारीख के मेयार बदलने होंगे। हमने हर दौर में तजलील सही है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को जिया बख्शी है, हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं, हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, हम नादारों की इज्जत कैसी, हम जहां रहते हैं वहां तहजीब नहीं पल सकती, भूख हिस्से लताफत को मिटा देती है। इस तरह के भी शायर हुए, इस तरह के भी गाने लिखे गए। तो ये हाय तौबा मचाने वाले लोग जब असल प्रश्न से जब ये करते हैं, तो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूं। पिछली बार आया था तो मैं एक्सटेम्पर बोल रहा था, क्योंकि उस वक्त पूर्व उद्योग मंत्री के सामने बोल रहा था, एक पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन के सामने बोल रहा था, अभी एक लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर साहब के सामने बोल रहा हूं। तो मुझे लगता है कोई ऐसी वैसी बातें ना हो आंकड़ों के मामले में। आप देखिए कि बेरोजगारी दर क्या है, कृषि संकट का क्या हाल है, आर्थिक मंदी और राष्ट्रीय स्तर पर जो आम आदमी के अंदर निराशा लगातार पनपती जा रही है। आप देखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े 2021 के, तो 5,563 कृषक मजदूरों की मौत हुई। हर 2 घंटे में एक कृषक मजदूर आत्महत्या करने पर विवश है। फरवरी 2022 में लोकसभा में सरकार की ओर से यह जवाब आया है कि 2018 से 2020 तक 17,000 किसानों ने खुदकुशी की। 2021 में दलितों और आदिवासियों के साथ अत्याचार के मामले में क्रमशः 1.2% और 6.4% की बढ़ोतरी हुई, और जिनमें भाजपा शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे आगे। 1 अक्टूबर 2022 का आंकड़ा है कि भारत में बेरोजगारी दर 6.5% है, जिनमें शहरी इलाके में 7.7% और ग्रामीण भारत में 6.0%। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो कहां हम जा रहे हैं, कौन सी तरक्की कर रहे हैं? और फिर भी अगर चुनावी प्रबंधन और चुनावी तंत्र की कुछ कमजोरियों का फायदा उठाते तब बार बार सत्तासीन हो रहे हैं ये लोग, तो हमको फिर से विचार करने की जरूरत है। अपने तौर तरीकों को और प्रभावी, अपने औजारों को थोड़ा और तेज करने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूं कि पारंपरिक तौर तरीके कहीं ज्यादा प्रभावी हैं। हम जाते लोहिया, कोई बड़ी रैली नहीं करते थे, चौपाल लगाते थे चौकी पर और बात यहां से वहां तक चली जाती है। आज हमारा घोषणा पत्र जारी होता है, कोई उसको प्रतिबद्धता पत्र, कोई संकल्प पत्र, कोई वचन पत्र। अरे सिर्फ हिकमत अमली कह दो तो क्या है, सिर्फ घोषणा पत्र कहने में क्या जाता है, अगर सही मायने में उस पर अमल हो जाए। तो रेटरिक में फंस के रह गया है। इसलिए हम विचार करें कि जो अपनी आईनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता है, जो अपने संवैधानिक दायित्व को नहीं निभा सकता है, वो अखलाकी जिम्मेदारी भी नहीं निभाता। आरफा सईदा जहरा एक बड़ी शख्सियत पाकिस्तान की, उनकी एक बात के साथ मैं अपने वक्तव्य के अंतिम सिरे पर आता हूं। यहाँ आने वाले थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के बड़े ही विद्वान प्राध्यापक हैं महेंद्रनाथ ठाकुर साहब, पूर्णिया के, नहीं आ सके क्योंकि उनकी एक किताब आई है ज्ञान की राजनीति, पढ़ना चाहिए इसको। भारत में ग्रामीण ज्ञान किस तरह से लोगों के काम आता था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था शुरू से कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती रही है।
और मिथकों में भी आप देखेंगे कि फिजिकल वर्क को बहुत ज्यादा बेनिथ डिग्निटी नहीं समझा जाता था। कृष्ण गाय चढ़ाते थे, बलराम हल चलाते थे, और जितने आपको धर्म के प्रवर्तक हुए, यीशु से लेकर तमाम लोग, उनका किसी न किसी पशु से कोई न कोई ताल्लुक रहा। किसी का बकरी से, किसी का भेड़ से, किसी का गाय से। कहने का मतलब जो श्रमण संस्कृति है, जो मेहनत की कमाई खाता है, वो कभी इन बातों को कमतर नहीं आंकेगा और किताबी बातों को और पुस्तकालयी बातों को बहुत ज्यादा ओवररेट करके नहीं दिखाएगा। वो कहती है कि इल्म बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, मगर सिर्फ मुलाजमत के लिए नहीं। जिंदगी को मुलाजमत चाहिए, मुलाजमत को तो जिंदगी नहीं चाहिए। आप देखिए लोगों की नजर किस पे है। जब आप किसी से कहते हो वो बहुत कामयाब है, मैं सोचती हूँ बहुत कामयाब है, मोहब्बत बहुत करते होंगे। मेरे दिल में अभी भी ये ख्याल आता है, खुश जवान होंगे, खुश अखलाक होंगे, मीठा बोलते होंगे, इनकी समझ में नए लफ्ज आते होंगे, अच्छे लफ्ज आते होंगे। पैसा जरूरत खरीदता है, तहजीब आरजू खरीदती है। जरूरत और आरजू में बड़ा फर्क है। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं अभी भी ये दुआ करती हूँ इस उम्र में भी कि मेरी सारी आरजुएं मत पूरी कर देना, फिर मुझे क्या चीज बेचैन रखेगी। कोई चीज तो हो जो मुझे बेचैन रखे और लगातार आगे बढ़ाती है। मैं समझता हूँ कि यह बेचैनी ही है स्पीकर बनने के बाद भी कि समाज को कैसे इकट्ठा रखा जाए, कि आज भी आप उसी खुलूस के साथ इस आयोजन को कर रहे हैं और आरंभ से लेकर अभी तक है। जयप्रकाश नारायण जी की बात हुई। जयप्रकाश जी से गांधी मैदान में किसी ने पूछा कि ये आप जो संपूर्ण क्रांति कर रहे हैं, टोटल रेवोल्यूशन, और कह रहे हैं कि ये तरुणों का कंटकाकीर्ण मार्ग सुगम करेगा और निज कामना कुछ नहीं है आपकी, सब है समर्पित ईश को, इसका क्या आशा है? उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई, मेरे अनुज डॉक्टर लोहिया ने जो सप्त क्रांति की बात कही है, मोटा मोटी वही संपूर्ण क्रांति है मेरे लिए। और जब आप कहते हैं कि इनकी प्रासंगिकता आज भी बरकरार है, इसका मतलब है दुश्वारियां आज भी खत्म नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इसकी प्रासंगिकता नहीं रहे। गैर बराबरी है इसीलिए तो प्रासंगिक है, कम्युनलिज्म है इसीलिए तो मौलाना मजहरूल हक रेलेवेंट है। तो राम गोपाल दीक्षित ने उस समय एक जनगीत लिखा और आप सब मेरे अभिभावक उसको गुनगुनाया करते होंगे। रामविलास जी अपने इंतकाल से एक आध महीना पहले इसको गा रहे हैं और मुझे कहीं पर वो दिखा कि जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को। आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तूफानों को, क्या बंदूकें रोक सकेंगी बढ़ते हुए जवानों को। चूर चूर हो गई शक्ति वह जो हमसे टकराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, सत्ता संपत्ति के बंगलों में हस्ती पूरनमासी है। अब यह सब न चलने देंगे, हमने कसमें खाई हैं, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। सावधान पद या पैसे से होना है गुमराह नहीं, सीने पर गोली खाकर भी निकले मुंह से आह नहीं। ऐसे वीर जवानों ने ही देश की लाज बचाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो, आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो। कवि जन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है बौराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तो ये उस वक्त का जज्बा था। फिर से उसी भावना के साथ अगर हम राष्ट्रीय जन जागृति के काम में लगें तो निश्चित रूप से हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और जो वर्तमान भारत है उसको फिर वापस इस हुकूमत से
ले पाएंगे उसके मूल स्वरूप में, जो तहजीबुल तमद्दुन है गंगा जमनी, इसका बार बार हवाला दिया जाता है, तो हम समझते हैं कि बहुत देर अभी भी नहीं हुई है। और इसीलिए जो विधायी कार्य है वहाँ जो मेडियोक्रिटी आप देख रहे हैं, क्योंकि आज जो बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो लेजिस्लेटर्स होते जा रहे हैं, और जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी दिलचस्पी बिल्डिंग और कॉन्ट्रैक्टर्स के काम में बढ़ती जा रही है। तो जो विशुद्ध पार्लियामेंटेरियन का, लेजिस्लेटर का काम होता था, शायद उससे वो भी कहीं विचलित हो रहे हैं। मीडिया में बैठे साथी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं उन पर एक अदृश्य किस्म का दबाव है। सत्ता अपनी स्वायत्तता, राज सत्ता तो छोड़िए, सियासत ही अपनी स्वायत्तता खोती जा रही है। वो पता नहीं कहाँ से निर्देशित, नियंत्रित और संचालित हो रही है। जो कहते थे तीसरी संघ का दबाव, वो देखा जा रहा है हमारे हमसाया मुल्क में। गए रूस, वहां का वजीर आजम धमकाया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम सॉवरेन कंट्री हैं, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम आपके डिक्टेशन पर कोई बयान जारी नहीं करेंगे। ये तो ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कि मतलब भुट्टो परिवार और शरीफ परिवार इकट्ठा हो गए और सरकार बना ली। मानो कि कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे होकर भारत की सरकार बना ले, ये वहां पर हुआ था। तो जो ये पूंजीवादी मुल्क है, जो सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा है, जिसका मुकाबला कभी इंदिरा जी ने किया और खत्तर करके दिखाया, ये तो रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटू राम का देश है। यह तो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का देश है। यह तो एक वक्त का खाना, एक वक्त का चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता अक्षुण्ण रहेगी। कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले छोटे कद के बड़े नेता लाल बहादुर शास्त्री का मुल्क है। यह तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का देश है। यह ताऊ देवी लाल जी का देश है, जिन्होंने न जाने कितने सूबों में संभावना से भरे नौजवानों को, किसी को जीत भेजकर, किसी को पैसे भेजकर इस लायक बनाया कि वो चुनाव लड़ सके। तो वहां पर कोई आके, कोई किशोर, कोई तरुण, कोई यात्रा, कोई वाहियात बात, इस तरह की बात करके चला जाए। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन ताकतों का मुकाबला करें। और मुझे एक शेर याद आता है अकबर इलाहाबादी का, जो मैं स्पीकर साहब की शान में उनसे माजरत के साथ पढ़ूंगा। पहले मूल शेर आप देखिए कि रकीबों ने लिखाई है रपट जा जा के खाने में, रकीबों ने लिखाई है रपट जा जा के खाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। और अगर चौधरी साहब के लिए मुझे कहना पड़े तो मैं कहूं कि रकीबों ने लिखाई है रपट जा जा के खाने में, कि अवध बिहारी नाम लेता है मजहरुल का इस जमाने में। जहां सेकुलरिज्म शब्द लगता है जैसे अजाब हो गया। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान आप देख लो, नतीजे के बाद उसके प्रमुख नेता कह रहे हैं कि हमारी तो इसी में सफलता है कि विपक्षी पार्टियों ने इस बार धर्मनिरपेक्षता शब्द को अपने लब पर लाना मुनासिब नहीं समझा। हमारी जीत, हमको सोचना चाहिए था। और कल मजहरुल साहब की जयंती, और आज इस देश के बड़े किसान नेता चौधरी साहब की जयंती भरतपुर में मनाई जा रही है। प्रोफेसर मनोज झा नहीं आ सके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर तेजस्वी जी वहां नहीं जाएंगे तो मुझे उनके नुमाइंदे के रूप में शायद जाना पड़े। सिर्फ वैसी स्थिति में ही मैं इस कार्यक्रम में नहीं आ सकूंगा। मेरी बड़ी हसरत है कि मैं सिवान जाऊं। पहली बार बुलाया जा रहा है मुझे अवध बाबू के द्वारा। मैं नहीं मिस करना चाहता, लेकिन कुछ ये वजूहात रहे होंगे। चरण सिंह जी को आप देख लीजिए, रोते हुए कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी। चकबंदी, हदबंदी, तमाम चीजें, कितने वहां पर पटवारियों ने इस्तीफे दिए, लेकिन जो रिफॉर्म करना था उन्होंने किया। बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने। इंदिरा जी की मेरे मन में बहुत इज्जत है, लेकिन इंदिरा जी के कैबिनेट में 20 में 10 ब्राह्मण मंत्री थे। उनको कभी ब्राह्मणों की नेता नहीं कहा गया। वो नेहरू जी के जीते जी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हो गई। कभी नेहरू जी को नहीं कोसा गया। और आज लालू जी पर आप तख्तियां कसोगे, मुलायम सिंह यादव को कोसोगे, चौधरी चरण सिंह को कोसोगे। तो चौधरी साहब
ने कम समय में 2 बार थोड़े थोड़े महीनों के लिए मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने काम कर दिया। कर्पूरी जी 2 बार बाद कम समय के लिए रहे, काम करके चले गए। लालू जी को ये मौका मिला कि श्री बाबू के बाद पहले शख्स हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। नहीं तो दिल्ली नचाती थी, आपसे भांगड़ा और भारतनाट्यम कराती थी, दिल्ली से पटना की हुकूमत चलती थी। तो पटना के स्वाभिमान को, लखनऊ के स्वाभिमान को जिंदा करने का काम अगर किसी ने किया तो लालू प्रसाद ने किया, मुलायम सिंह यादव ने। और 3 बार, चूंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात हो रही, 3 बार आपने इस देश में सरकार बनाई, भारत की सरकार, जहां से बजट बनता है। ये पटना और लखनऊ की सरकारों से इस देश का मुस्तकबिल नहीं बदलने वाला, थोड़े बहुत परिवर्तन आप कर लेंगे। और तीनों बार हमारा काम एक प्रधानमंत्री से नहीं चला, बावजूद इसके 5 साल की मियाद हमने नहीं पूरी की। कांग्रेसियों ने 6 प्रधानमंत्री दिए, नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, राजीव, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। 57-58 साल उन्होंने शासन चलाया। और समाजवादियों ने भी 6 प्रधानमंत्री दिए, मोरारजी भाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, गुजरात। मुश्किल 6 साल, 6.5 साल। तो जब तक इस ईगो को, अगली ईगो को हम नहीं हटाएंगे, 6 दलों का मर्जर तो हो रहा था, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल, वो जो चंद्रशेखर जी की समाजवादी जनता पार्टी कमल मुरारका वाली, देवेगौड़ा जी की जनता दल सेक्युलर, किसने रंगा लगा दिया? कौन तीसरी ताकत? किसने नहीं विलय होने दिया? अगर वो विलय हो गया होता तो 19 की तस्वीर इतनी विद्रूप नहीं होती। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर निकल कर सामने आएगा। आखिर में मैं एक संस्मरण के साथ खत्म करूं अपनी बात कि ऐसा नहीं है कि दकियानुसी ख्यालात एक तरफ है। अरब कंट्री में गए थे पंडित नेहरू, बहुत स्वागत उनका हुआ और बहुत तनकीद हुई कि इतनी किसी के लिए, किसी की शान में इस तरह की इबारत सिवाय अल्लाह पाक के नहीं पढ़ी जा सकती। हंगामा मचा, देश दुनिया के अखबारों में, मकालों में इसको छपा। और तब रईस अमरोही ने एक शेर पढ़ा कि जप रहे हैं माला एक हिंदू की अरब, जप रहे हैं माला एक हिंदू की अरब, ब्राह्मण जादे में शाने दिलवरी ऐसी तो हो, हिकमते पंडित जवाहरलाल नेहरू की कसम, मर मिटे इस्लाम जिस पर काफिरी ऐसी तो हो। तो हमारी शख्सियत में वो नूर तो हो। मैं गया था रूस 18 दिनों के लिए और ऊटकोट में पाकिस्तान के 2 मित्र मिले, सिंध का। उनको जैसे पता चला कि मैं बिहारी हूँ तो उन्होंने कहा, अरे आप बिहार से? लालू जी का क्या हाल? सुना है वहां की हुकूमत उनको बहुत टॉर्चर कर रही है। अक्टूबर 2017 की बात मैं कह रहा हूँ। सरकार हम लोगों की चली गई थी कुछ गलतफहमियों की वजह से। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? अरे आपके यहाँ लालू जी जितने मकबूल हैं हमारे पाकिस्तान में उससे कम मशहूर नहीं है। तो मैंने उनको थोड़ा और छेड़ा, लेकिन आपको पता है कि आप जिस सिंध से आते हैं उसी सिंध में पैदा हुए वहां के एक बड़े नेता को लालू जी ने अरेस्ट किया था। तो एक सिंधी होने के नाते आपको बुरा नहीं लगा? तो आपकी मुराद आडवाणी से तो नहीं है कहीं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आडवाणी जैसे लोग चाहे सिंध में पैदा हुए होते, चाहे इस्लामाबाद में, कराची में, रावलपिंडी में, लाहौर में या पेशावर में, ऐसे लोग किसी के नहीं होते। ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, ऐसे लोग आग लगाते हैं। लालू प्रसाद जैसे लोग आग बुझाते हैं, इसलिए लालू प्रसाद के हम लोगों के मन में बहुत इज्जत का भाव है। सऊदी अरब में एक लालू चौक, तो हर कोई किसी न किसी काम के लिए जाना जाता है। मजहरूल हक साहब ने अपना किरदार निभाया, लालू प्रसाद ने अपना रोल अदा किया। अब ये हम सब पर जिम्मेदारी है कि जो हमारे पुरखों ने, अभिभावकों ने मुश्किल हालात में जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को न सिर्फ हम जिंदा रखें बल्कि 2 कदम और आगे उसको लेकर हम जा सकें। ये कॉल हम सब पर है।
और इतना मैं कह सकता हूँ कि जब तक हम लोगों पर अवध बिहारी चौधरी जी जैसे, वीरेंद्र नारायण यादव जी जैसे, लाल बाबू यादव जैसे, भगत जी जैसे लोगों का साया है, हमारी नस्ल आपको कभी भी निराश नहीं होने देगी। हमारी नस्ल की वजह से कभी आपको पश्चिमा नहीं होना पड़ेगा, लज्जित नहीं होना पड़ेगा। ये और बात है कि हम लोगों के अंदर विचलन थोड़ा बढ़ा है, लेकिन हम उस विचलन से भी पार आएंगे। अंत में इतना कहते हुए और इस सिवान की धरती को नमन करते हुए कि नजरों में ताबे दीद भी बाकी नहीं रही, नजरों में ताबे दीद भी बाकी नहीं रही, किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। बहुत शुक्रिया मजारुल साहब की शख्सियत को सलाम और आप सबको बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। कभी दुष्यंत ने कहा था कि कहाँ तो तय था चरागाम हर एक घर के लिए, यहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए, और कौन कहता है सूरत बदल नहीं सकती, मैं तो बेताब हूँ आवाज में असर के लिए। सज्जनों, ये बहुत ही सारगर्भित बातें हुई, आपको बहुत पसंद आए। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और आपने अपने तखल्लुस ये ज्ञास को जिस हिसाब से सार्थक किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसके बाद में वर्तमान MLC नहीं, वीरेंद्र बाबू।